एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष और अंतरिक्ष की दुनिया के परे खोज करती आंखों के लिए कल का दिन साल में दूसरी बार खास होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर होने वाले खगोलीय प्रभाव को देखने के लिए लोग लंबा इंतजार करते हैं। तो वहीं ज्योतिष के क्षेत्र में यानी एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग और राशिफल से अपने दिन की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए भी ये दिन बेहद खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सफर की, एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी के सफर पर। एक खगोलीय घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। ऐसी घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है और इसे ब्लड मून भी कहते हैं। अब बात करें धार्मिक महत्व की। चंद्र ग्रहण, इस काल को सूतक काल माना जाता है। ऐसे वक्त में पूजा पाठ जैसे धार्मिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक महत्व में भी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। एक ऐसी खगोलीय घटना जिसकी खगोल शास्त्रों और सालों पहले लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों में भी है। 5:32 पर शुरू होगा, शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। 9 घंटे तक इसका सूतक काल रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों के साथ पैसिफिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक के क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान धार्मिक महत्व भी है। इस दौरान भगवान की पूजा पाठ वर्जित होती है। ग्रहण या सूतक काल में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण या सूतक काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना, साथ ही भोजन और सोना वर्जित है। अगर मौसम साफ रहा तो यह दिन साल में दूसरी बार अंतरिक्ष प्रेमियों की आंखों को ठंडक देगा। साथ ही हिंदू परंपराओं के मुताबिक कई राशियों में परिवर्तन होगा। यह खास मौका है एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी तक के सफर का। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कल का दिन जैसा कि आप समझ चुके हैं, पैकेज देख के बेहद खास है। कल चंद्र ग्रहण होने वाला है और हम दोनों ही दृष्टि से यानी एस्ट्रोलॉजी की शास्त्रीय हम नज़रों से भी समझने की इसे कोशिश करेंगे और एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की नज़रों से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। पहले आपको परिचय करा देते हैं आपका उनसे। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत चौरे जी जुड़ रहे हैं जो कि खगोल शास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मीकांत। और हमारे साथ क्रांतिकारी संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज भी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका, नमन करता हूं आपके चरणों में। सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आप एक खगोल शास्त्री हैं और खगोल की हर उस घटना पर अपनी नज़र रखते हैं। आपका एक बड़ा अनुभव भी है खगोल शास्त्र की इस दुनिया में। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। विज्ञान ने बेशक बहुत तरक्की की है। हजारों साल पहले शायद जिन तकनीकों को लेकर हम कह सकते हैं कि जो तकनीकें विकसित नहीं हुई थी, आज की 21वीं सदी में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और उसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हम झेल रहे हैं। पहले तो एक ओपनिंग रिमार्क, एक ओपनिंग टिप्पणी में आपसे चाहूंगा। आज भी कई भ्रांतियां खासतौर पर खगोलीय घटनाओं को लेकर, ग्रहण को लेकर, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कई भ्रांतियां लोगों के मन में है। आप अपनी दृष्टि से खगोल शास्त्री होने के नाते इससे कैसे समझाएंगे और इसकी भ्रांतियां कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी आप लोग अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज से लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने हमको बता दिया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। उसके बाद भी यदि भ्रांतियाँ बनी हुई है तो कहीं ना कहीं हम वैज्ञानिक सोच के प्रसार में पीछे रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं लगभग अरबों साल से वैसे ही निकल रही हैं और उतने ही दिन वैसे निकलती रहेंगी।
अब उसके सामने में पृथ्वी आ जाएगा और जिसके छाया में चंद्रमा पहुंच जाएगा, तो उससे कुछ भी अनहोनी होने वाला नहीं है। सूर्य का प्रकाश वैसी था 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, वो वैसी रहेगा और उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और ज़रूर इसका आनंद लें, क्योंकि अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको 2025 में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर लक्ष्मीकांत, हम ये भी देखते हैं, क्योंकि आज भी कई भ्रांतियां होती हैं, आपने ये एक बेहद सटीक और साधारण विश्लेषण किया है। कल यानी कि जो 8 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत? तो कल की जो चंद्र ग्रहण है बहुत सामान्य घटना है। किसी भी जगह से लगभग औसतन 2.5 साल में एक बार पूर्ण चंद्र ग्रहण जरूर होता है। और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो जब पृथ्वी के छाया में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये देखने में बहुत सुंदर रहेगा। आपको लाल रंग का या रेडिश ब्राउन चंद्रमा दिखेगा, तो इसका आनंद उठाना चाहिए। और सूर्य का प्रकाश आज भी वैसी है, कल भी वैसी था, 8 तारीख को भी वैसी रहेगा, और उससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं दर्शकों को बोलूँगा कि इसका आनंद लें, और यथासंभव इसको आप खुली आँख से भी देख सकते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण के समय खुली आँख से देखना वर्जित रहता है, वैसा खतरा भी नहीं है। तो ज़रूर देखें, और उसी समय आप चंद्र ग्रहण देखते समय खाना खाएं, और आपको पता चल जाएगा कि उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो खुद करके देखें, ये मेरा सुझाव है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश की है इस खगोलीय घटना को, और कल जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बेहद साधारण ढंग से विश्लेषण किया है, समझाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर अवधेश पुरी अब महाराज जी की तरफ लौटूंगा। प्रणाम करता हूं महाराज जी एक बार फिर। हम देखते हैं कि भारत हमारा बड़ा ही विचित्र देश भी है और महान देश भी है। समस्त विश्व को हमने ही एस्ट्रोलॉजी जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष विद्या कहते हैं, हमारे देश ने ही तो पूरे विश्व को दी है। हमारा देश यूं ही महान नहीं हुआ है। लेकिन आज भी हम एक टकराव कहीं कहीं जगह पर देखते हैं विज्ञान और ज्योतिष के बीच में। जाहिर है कि कई राशियों पर इसका प्रभाव भी होता है। कल के चंद्र ग्रहण पर तो मैं आऊंगा, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस धारणा को लेकर और खगोलीय घटनाओं में होने वाली, लोगों के भीतर जागने वाली उन धारणाओं को लेकर क्या कहेंगे स्वामी जी? जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो खगोलीय घटना है, ये सभी जानते हैं कि बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक लंबे समय से हम इनको देखते हुए चले आते हैं। किंतु फिर भी एक कौतूहल का विषय तो ये आज भी है, इसलिए तो आपने डिबेट रखा, नहीं तो क्यों रखते हैं? तो जो कौतूहल है लोगों के अंदर, एक जो जिज्ञासा है, लोग जो जानना चाहते हैं, या जो अवधारणाएं हैं, उन पर ये चर्चा और परिचर्चा हम करते हैं। जैसा कभी खगोलविद हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वो अपनी जगह ठीक है। हर चीज को देखने के अनेक एंगल होते हैं, अनेक दृष्टिकोण होते हैं। वस्तु तो एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। अब इसी चंद्र ग्रहण पर आध्यात्म क्या कहता है, इसी चंद्र ग्रहण पर विज्ञान क्या कहती है, और इसी चंद्र ग्रहण पर धर्म क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहती है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं और ये हमेशा चलते रहेंगे। जैसा कि अभी आप आर्यभट्ट का उदाहरण दे रहे थे पूर्व वक्ता, ये बात बिल्कुल सही है कि आर्यभट्ट जो है करीब 1500 वर्ष पूर्व में होते हैं, और आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, और जिसके 37वें पाद में उन्होंने सूर्य ग्रहण की बहुत ही स्पष्ट चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि छादेति शशि सूर्य शशिनम महती च भूच्छया। स्पष्ट लिख रहे हैं कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह करीब 1500 वर्ष पूर्व की घटना है। और मैं इससे थोड़ा और पीछे जाऊंगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब महाभारत काल था तो वो करीब 5150 वर्ष 52 वर्ष पूर्व की वो घटना। तब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आखिर उस समय हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, उस समय जो गणितज्ञ थे, उस समय के जो ज्योतिषी थे, या कहिए कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे, आखिर उन्होंने कैसे बता दिया था कि महाभारत काल का जो युद्ध होगा वह पूर्ण सूर्य ग्रहण में होगा।
तो हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि आज से 5,000 से भी अधिक वर्ष पूर्व भी हमारे पास कोई तो ऐसी टेक्निक थी जिसके द्वारा हमारे ऋषि मुनि ये बता रहे थे कि भाई जो महाभारत है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण में होगा। उनको कैसे मालूम था कि सूर्य ग्रहण होगा और वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा? तो निश्चित रूप से वो टेक्निक हमारे पास विकसित रही है। आज से और भी हम पीछे जब जाते हैं पौराणिक काल में, तो हम देखते हैं कि मत्स्य पुराण में और देवी भागवत में सूर्य ग्रहण का स्पष्ट वर्णन है। वहां लिखा है कि तस्य कंठानुमनु प्राप्ते दानवस्यामृते तदा आक्षातम चंद्र सूर्याभ्याम सुराणाम हित काम्या। एक बहुत ही स्पष्ट सा उन्होंने एक उदाहरण दिया है, और वो उदाहरण है राहु यानी सूर्यभानु का देवताओं के साथ मिलकर के अमृत पान करने का। ये हमारी जो शास्त्रीय दृष्टि है वो ये है कि वह सूर्यभानु यानी राहु समुद्र मंथन के समय देवताओं के साथ बैठ करके अमृतपान कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा को पता चलता है, सूर्य भगवान विष्णु भगवान को बताते हैं कि इसने छिप करके अमृतपान किया है। भगवान विष्णु जो है उसको अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो जो सर वाला हिस्सा है उसे राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु कहा गया, और चूक वह अमृत पी चुका था इसलिए वह अपने प्रतिशोध की भावना से वो जीवित रहा, मरा नहीं, उसके दो हिस्से हो गए, और प्रतिशोध की भावना से चंद्रमा पर और सूर्य पर आक्रमण करता है। ये उस समय की हमारी ये पौराणिक कथा है जी। इससे पहले भी मैं आपको बता दूंगा कि अत्रि मुनि जो हुए हमारे यहाँ वैदिक युग में, अत्रि मुनि भी बड़े उच्च कोटि के ज्योतिष थे, उच्च कोटि के वह गणितज्ञ थे। उस समय के वो खगोल शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान थे। तो मैं आपको धीरे से ये बताना चाहूंगा कि विज्ञान अपनी जगह ठीक है, धर्म अपनी जगह ठीक है। धर्म ने जो बातें आज से लाखों वर्ष पहले कही, उनका स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हमारे सामने अवश्य आई। आज के वैज्ञानिकों ने ये निश्चित रूप से सिद्ध किया है कि ये वो जो पराबैंगनी विकिरण है उसकी मात्रा जो कि रोगाणुनाशक होता है, उन किरणों की मात्रा, उन चुंबकीय किरणों की मात्रा धरती पर कम पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय की बातें हैं। तो स्वाभाविक है कि जब रोग प्रतिशोधक जो क्षमता है वह कम हो जाती है, और जब वो कम हो जाती है तो ऐसे समय पर जब व्यक्ति कोई बाहर आता है तो स्वाभाविक उस पर उसका असर पड़ेगा जी। इसलिए उसकी जो नेगेटिविटी से बचने के लिए हमारे यहाँ उपाय बताए गए कि भाई उस समय हम बाहर न निकले, उस समय हम अपने मन को बहुत संयमित रखें। अभी जो चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा तो मन के देवता है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्य अजायतः, ये हमारा धर्म कहता है। तो मन के देवता होने के कारण, ये जल तत्व के अधिपति होने के कारण यानी प्रतिनिधि होने के कारण चंद्रमा पर जब ग्रहण है तो ऐसे समय में उसका प्रभाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, और ओजोन परत के माध्यम से तो धीरे से वो हम लोगों को उसका जो प्रभाव इस समय मिलना चाहिए वो 45-40 मिनट में वो निश्चित रूप से कम मिलेगा। तो ऐसे समय पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम संयम के साथ रहें, हम अपने मन को स्थिर रखें, हम क्रोध न करें, हम कोई भी ऐसा व्यवहार न करें जिसके कारण हमारा मन विचलित हो। मन को शांत रखने की बात है। अब तो मन शांत कब रहेगा? जब हम भजन करेंगे, हम जप करेंगे। तो इसलिए अब ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जिन राशियों पर इसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव की दृष्टि से ज्योतिषी अपना काम करते हैं। ठीक है, ज्योतिष ने कहा कि शुभ प्रभाव भी इसका होगा और अशुभ प्रभाव भी होगा, क्योंकि 200 वर्ष बाद का ये संयोग है। शुभ प्रभाव वाली राशियां हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां, इन पर शुभ प्रभाव होने को। और अशुभ प्रभाव वाली राशियां हैं मेष, वृष, सिंह और मीन। तो मैं तो आपको यहाँ बहुत मिली जुली सी बात कह दूं, मैं किसी का खंडन तो नहीं करूंगा, क्योंकि विज्ञान अपनी जगह, मैं दोनों का समर्थन करता हूँ, और धर्म और संस्कृति या हमारी ज्योतिष अपनी जगह है, उनके भी कुछ दृष्टिकोण है, उनको समझना चाहिए। हाँ, मैं एक बात जरूर बता दूं, चूंकि यह मेष राशि में है तो मेष के जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। अब मंगल स्वामी ग्रह होने के कारण से जो मेष राशि के जातक हैं उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और मुझे जहां तक लगता है उनको चाहिए कि वो ऐसे समय पर या तो लाल जो मसूर होती है उसका एक स्वास्तिक बनाए, क्योंकि स्वास्तिक के अंदर साइंटिफिकली जब हम देखते हैं
तो किसी भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की जो पावर है वो बहुत ही अद्भुत है और वो स्वास्थ्य में, इसलिए उसको विघ्न को दूर करने के लिए, या तो कहिए कि अशुभता को शुभता में बदलने के लिए हमारी सनातन संस्कृति ने, सनातन परंपरा ने स्वीकार किया है। जी। तो स्वास्तिक का कुछ प्रयोग मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो मेरे चिंतन का भी विषय है। तो मैं स्पेशली मेष राशि वालों को कहूंगा कि या तो वो किसी तांबे की प्लेट में कंकु यानी रोली का स्वास्तिक बना करके उस पर वो कपूर का दीपक जलाए, या घी का, लंबे समय तक जलाना है तो घी का दीपक जलाए। दूसरी बात, चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी अंगुली से साबुत चावल का 9 अंगुल का स्वस्तिक बनाए और उस स्वस्तिक के ऊपर कपूर का दीपक जलाए, क्योंकि स्वस्तिक भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है और जो कपूर जलता है वो भी निश्चित रूप से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। ये विज्ञान की बात आपसे कह रहा हूँ, ये साइंस ऐसा बोलती है। दूसरी बात यह है कि हम जब वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के तो स्वामी ही चंद्र हैं, और जब इसके स्वामी चंद्र हैं तो चंद्र की आराधना वृष राशि वालों को इस समय करनी चाहिए। वही चावल के स्वस्तिक पर वो कपूर का दीपक जलाए जी। लंबे समय तक जलाना है तो वो भी एक दीपक घी का जला सकते हैं जो कि निरंतर जलता रहे, और वो निश्चित रूप से सोम, या तो ओम सोम सोमाय नमः, ये सोम मंत्र है, चंद्रमा के इस मंत्र का जप करें और निश्चित रूप से उनको उस राशि पर पड़ने वाला जो भी कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा वह कम हो जाएगा। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य की प्रसन्नता के लिए जो लाल मसूर होती है, मसूर की दाल का स्वस्तिक बना करके हम उस पर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी हम जप कर सकते हैं। निरंतर सूर्य ग्रहण काल में इन लोगों को, सिंह राशि वालों को ये जप करना चाहिए, जिसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। और आखिरी राशि है मीन। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है गुरु, और गुरु को पुष्ट करने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए हम या तो पीली हल्दी का स्वस्तिक बनाएं और उस पर घी का दीपक जलाएं, और या हम ये जो चावल ये होता है अपना चने की दाल का 9 अंगुल का स्वस्तिक बना करके हम उस पर कंटिन्यू घी का दीपक जलाएं। 2 दीपक जलाने, एक तो हमें चंद्रमा की पुष्टि के लिए निरंतर उस पर जलाना है चावल के स्वस्तिक पर जो कि कपूर का होगा, और दूसरा दीपक अपनी राशि के स्वामी के आधार पर हम ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसे जला सकते हैं। जैसे कि हम चने की दाल का स्वस्तिक बना करके उस पर हम घी का दीपक निरंतर जलाएं, और हम चंद्रमा को गुरु को प्रसन्न करने के लिए ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहे। तो मैंने आपको ज्योतिषीय प्रभाव बताया उसका, निश्चित रूप से इन राशियों को इससे लाभ होगा। आपको बहुत आश्चर्य की बात ये लग रही होगी कि हम बात तो बिल्कुल करते हैं और पूर्व काल से ही हम इन चीजों पर बहुत ध्यान आकर्षित करते आए हैं। अभी आपको पता चला होगा करीब 1968 की घटना है। बिल्कुल। तो लार्क नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो 1968 में लार्क ने ये बताया कि सूर्य ग्रहण के समय उन्होंने एक जो खोज की उसके वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बताया, तो उसमें हिलीनियम नाम की एक गैस उत्पन्न होती है। तो 1968 में बता रहे हैं। अभी 2015 में एक शोध सामने आई है, और 2015 की शोध जो है उसमें भी ये बताया गया कि ये जो दूर्वा घास होती है, दूब जिसे हम कहते हैं, तो इसमें रोगनाशक क्षमता होती है। ये हमारी बायो नैनो साइंस का ये अभी का रिसर्च है 2015 का। तो मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो रिसर्च है वो वस्तु के ऊपर आधारित होते हैं, और वो जब होते तो उस वस्तु का गुण या धर्म या कोई भी चीज उसकी सामने आती है। ठीक है, आनी चाहिए, मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। स्पेशली जैसे कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा गया कि विशेष करके जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, देखो हम माने या न माने लेकिन ऐसे कई प्रमाण देखे गए हैं कि जो गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय या तो काम कर रही होती हैं। मैं समझता हूं कि स्वामी जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए साझा की है कि किस तरह का उन्हें ख्याल रखना है, किन मंत्रों का जाप रखना है, किन मंत्रों का जाप करना है और किन राशियों पर किस तरह का प्रभाव होगा, और उसके उपाय भी आपने बहुत अच्छे से बताए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, नमन करूंगा, हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा की, विश्लेषण किया। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बेहद सरल ढंग से हमें इस खगोलीय घटना को समझाने की कोशिश की, अपना मत रखा। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये खास मौका है एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी सफर का। ब्यूरो रिपोर्ट।